Okay, hello everyone. In this lecture, we will start section modulus for different geometry cross section of a beam. Okay, because whenever we design a beam, there is different section cross sections shape. Okay, so we find out the section modulus. Before starting this topic, let me introduce to myself. Indresh Kumar Singh, Faculty of Department Civil Engineering, BVD, NIIT Lucknow. Okay. So, let us start. This is a very interesting topic related to the bending equation. Okay. In the previous lectures, we have discussed about the shear stresses, bending stresses, okay, pure bending, and we have also completed a derivation of the bending equation. ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन कर चुके हैं. तो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम है KCE 402 सब्जेक्ट कोड है आपके यूनिवर्सिटी का. ओके, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल 3. तो यूनिट 3 का आपका ये तीसरा लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव कंप्लीटेड अबाउट द प्योर बेंडिंग इक्वेशंस. ठीक है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री. मतलब क्या हुआ कि जब बीम डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है उसका क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर हो, ट्रेंगुलर हो, आई शेप का हो. ये सारे मिलते हैं मार्केट में. आप देखते हो जो भी बीम बन के आती हैं, चाहे आपकी वो स्टील बीम हो, RCC बीम हो, जो भी बीम आती हैं, तो यही मेनली जो आपके हैं वो सारे सेक्शंस मिलते हैं आपको. रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेंगुलर शेप के भी मिल सकते हैं, आई शेप के मिल सकते हैं, टी शेप के मिल सकते हैं. ओके, तो उनमें से हम जो मेन टॉपिक जो आया है नया टर्म सेक्शन मॉडुलस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. बात आती है कि सर सेक्शन मॉडुलस ये कहाँ पे आ गया, कैसे आ गया. ठीक है, तो देखते हैं, रिकैप कीजिए. जो पहले हमने बेंडिंग इक्वेशन बताई थी आपको, M/I सिग्मा/y और E/r. ठीक है, इस इक्वेशन को बताया था. इस इक्वेशन में अगर हम इन दोनों टर्म की बात करें तो हमारा आ जाएगा M/I इक्वल टू सिग्मा/y. ठीक है, अब अगर यहाँ से m की बात की जाए तो m इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, I/y इंटू सिग्मा. और अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो क्या आपका आ जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा y/i इंटू m. ठीक है, ये दो इक्वेशन ध्यान रखनी है. अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो हैं ये मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो. अब मैक्सिमम मोमेंट जहाँ होगा वहाँ पे स्ट्रेसेस होंगी भी मैक्सिमम. ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है, कभी कभी हम लोग इस टर्म को ऐसे भी लिखते हैं m इक्वल टू जेड सिग्मा या सिग्मा जेड. ठीक है, तो अब ये जो चीज़ आया है कि ये नया टर्म कहाँ से आ गया, ये है जेड आपका, और इसको बोलते हैं, जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस. ठीक है, सेक्शन मॉडुलस समझ गए. अब इस सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि जो भी मार्केट में आपकी जो बीम्स होती हैं उनको अगर कंपेयर किया जाता है कभी भी उनके शेप के बेसिस पे, तो सेक्शन मॉडुलस एक अच्छा टर्म है, ये हमारा कंपेयर करता है. तो m आपका जो रहेगा वो z और सिग्मा पे, ये इस पे डिपेंड करेगा. तो अब आपको पता है z, आप देखिए जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका i की वैल्यू, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, ये जो z की वैल्यू ज़्यादा होगी. और जितना वैल्यू y की कम होगी उतना हमारा मोमेंट ऑफ जो ये सेक्शन मॉडुलस है z वो ज़्यादा होगा. मतलब ये समझ गए हो कि जो हमने निकाला है डेरिवेशन m इक्वल टू I/y इंटू सिग्मा, ये कहाँ से आया, बेंडिंग इक्वेशन से. इस टर्म को ही रिप्लेस किया गया है किससे, z से, और ये z से जो डिनोट किया गया है, मतलब z इक्वल टू जो आपका आ गया है वो होता है I/y, और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस. ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस आपका हो गया है. मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सेंटर से आपकी ये एक्सट्रीम फाइबर तक. देखो अब y की वैल्यू एक्सट्रीम फाइबर तक कब होगी, क्यों लेंगे, क्योंकि जब ये y मैक्सिमम हमारा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हम एक्सट्रीम फाइबर पे ही बात करेंगे.
ठीक है। तो फिर हमारा आ जाएगा सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहेगी, तो y और i निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ जो सेक्शन मॉडुलस है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे यहाँ पर, ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल दिया है, पहला है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस आप समझ गए हो क्या होता है, z से डिनोट करते हैं, i अपान y रहेगा, y मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर। तो अब हमारे जो सेक्शन, जैसे कि आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के, तो कई सेक्शन होंगे अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर। अगर हमने यहाँ पर कंसीडर किया आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, जिसकी डायमेंशन क्या है, विड्थ इसकी b है, ये बीम का ही क्रॉस सेक्शन है, ये b है, और इसकी डेप्थ क्या है, d है। न्यूट्रल एक्सिस के सेंटर से जाएगी, हमें मालूम है कि जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन होता है उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सेंटर से जाएगी। इसका मतलब d/2 आपकी हो गई एक्सट्रीम फाइबर से ये डिस्टेंस, और इसको हम बोलेंगे y मैक्स। क्यों? क्योंकि y तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं, तो यहाँ और होगी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल जाएगी, ठीक है। तो y मैक्स फाइबर तक जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। तो जब y मैक्स होगी तो हमारा y मैक्स इक्वल टू d/2 हो जाएगा, किसमें, रेक्टेंगुलर के लिए। अब रेक्टेंगुलर के लिए y मैक्स इतना हो गया, तो हमारा रेक्टेंगुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, वो I से डिनोट करते हैं। फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल ये क्या होता है, BD/12। क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, जब हमारा क्रॉस सेक्शन ये विड्थ होगी, ये डेप्थ होगी, और डेप्थ के लॉन्ग ये देखो इसको कट कर रहे हैं, ठीक है, b के पैरेलल बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस अगर है, तब ये फार्मूला होगा BD/12। अगर यही आपको इसके डायरेक्शन में निकालना होता, ठीक है, तब आपका हो जाता है dV/12, ठीक। तो आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन I इक्वल टू BD/12। डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस y मैक्स इक्वल टू d/2। पता है, सेंट्रॉइड से उसकी जो एक्सट्रीम फाइबर होगा उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आपको d/2 गिवन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से मिल गया। अब हमें मालूम है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, z इक्वल टू आपका होता है I अपान y मैक्स, ठीक है। y मैक्स इसलिए लिखें एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस। I की वैल्यू रेक्टेंगुलर के लिए क्या होती है, VD/12, और डिवाइड बाई y मैक्स की वैल्यू क्या होती है, d/2। यहाँ से आप कैंसिल कीजिए 2 से, तो हमारा बचेगा क्या, z इक्वल टू BD²/6, ठीक है, BD²/6। तो ये आपका आ गया सेक्शन मॉडुलस BD²/6। समझ गए, किसके लिए, आपका आया है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। लेट सिग्मा इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। मैंने बताया भी है कि अगर ये कोई बीम थी आपकी, ठीक है, और इस पर अगर मैं ये न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये देखिए एक्सट्रीम फाइबर इसका यही तो होगा, तो मैक्सिमम कहाँ दिख रही है, इसके एक्सट्रीम पे दिख रही है, ठीक है। तो सिग्मा वी द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन द आउटर मोस्ट लेयर, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा m इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, ये मैंने बताया था। अब अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, इसकी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू रख दी जेड की, तो ये फार्मूला आ गया 1/6 सिग्मा BD², ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया किसके लिए, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा हॉलो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। तो सिंपल सा हॉलो अगर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन को ये बाहर की इसकी कैपिटल D डायमेंशन हो गई, जो हॉलो किया होगा उसकी हमारी स्मॉल d डायमेंशन हो गई, न्यूट्रल एक्सिस सेम रहेगी। हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो ये y मैक्स की वैल्यू लेनी है वो d/2 उसके एक्सट्रीम फाइबर तक ही लेनी होती है बीम के। ये b आपकी विड्थ हो गई है, ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर कहीं पर भी हॉलो सेक्शन है तो हमें मालूम है, देखिए अगर इस पूरे सेक्शन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल V इंटू DQ/12, ठीक है। और अगर इस वाले सेक्शन की बात करें तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, स्मॉल VD/12, ठीक है, हॉलो सेक्शन में। तो हमारी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगी वो रहती क्या है, जो हमारा टोटल है VD/12 माइनस BD/12, ठीक है, हॉलो के लिए। इसका मतलब ये लिखा है वही I इक्वल टू BD/12 माइनस BD/12। हॉलो वाले सेक्शन की उसको गायब कर देनी है हमको, उसको हटा देनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बची हुई हमारी टोटल न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
होगी वो हॉलो सेक्शन के लिए होगी। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हॉलो चैनल सेक्शन है तो आई इक्वल टू वी डी क्यू अपॉन 12 माइनस वी डी क्यू अपॉन 12। डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस बता दिए हैं, हमेशा आप सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस से कहाँ के लोगे, वाई मैक्स जो रहेगी वो एक्सट्रीम फाइबर तक, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, स्मॉल डी बाई 2 नहीं होगी, क्यों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला थोड़ी हमारा बीम का, ये तो आउटर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट फाइबर कौन सी होगी, जो उसकी अपर लेयर सबसे ये होगी, तो इसका मतलब कैपिटल डी बाई 2 जो रहेगी वो वाई मैक्स रहेगी, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस निकालना है हमको, अभी मैं सिर्फ सेक्शन मॉडुलस सभी निकाल रहे हैं, सभी ज्योमेट्री के जितने भी बीम में यूज होंगे आपके। तो सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या हो गया, आई अपान वाई मैक्स, ठीक है। तो वाई मैक्स, अब आई की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए आप, और वाई मैक्स की वैल्यू 2/d नहीं, ये डिवाइड किया गया है d/2 से, इसीलिए इसको ऊपर ले गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/d से। अब इसको कट कर दीजिए तो ये 6, और यहाँ से आपका d कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो आपका 1/6 वी डी क्यू अपॉन माइनस वी डी क्यू अपॉन डी, ये सेक्शन मॉडुलस आ गया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा, ये हम इक्वेशन निकाले हैं, m इक्वल टू सिग्मा जेड, बस जेड की वैल्यू आप रखिए, चाहे आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट यहीं पे कर लेना, जो वैल्यू आ जाए तब पुट कर दीजिएगा। फार्मूले में रखना है आपको, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, कैसे आया ये फार्मूला आप समझ लीजिए कि सिंपल सी बेंडिंग इक्वेशन से m इक्वल टू सिग्मा जेड आता है, जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई अपान वाई मैक्स, ठीक है। अब सभी चैनल सेक्शन के जितने भी क्रॉस सेक्शन बनते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्रेंगुलर हो, आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले याद कर लो, वो कैसे निकालने हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो रेक्टेंगुलर के लिए पता है कि बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो जैसे आपको आई पता चल गया, और न्यूट्रल एक्सिस से जो बिल्कुल एक्सट्रीम फाइबर होगी किसी भी बीम की, वो डिस्टेंस मतलब अगर डेप्थ डी है तो d/2 रेक्टेंगुलर के लिए हो जाएगी, ठीक है, वो आपकी वाई मैक्स मिल जाती है, दोनों को डिवाइड कर दो जेड आ जाएगा, वो सेक्शन मॉडुलस हो गया है, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर फार्मूले नहीं पता है आपको तो वो तैयार कीजिए, अगर वो नहीं पता होंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आते हैं सर्कुलर के लिए, सर्कुलर में मूवमेंट आप देखिए, इसमें भी सिंपल सा सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस तो सिंपल सा जेड इक्वल टू आई अपान वाई। अब आपको आई की वैल्यू पता हो बस, और वाई की, तो सेक्शन मॉडुलस आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग, वो आपको याद रखनी है, वो आपकी आई होती है पाई डी की पावर 4 अपान 64, ठीक है, पाई डी की पावर 4 अपान 64, ठीक है। और ये अगर डायमीटर डी है तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये डी अपान 2 होगी। दोनों चीज़ निकाल लिए, बस सेक्शन मॉडुलस में रख दीजिए, तो हमारा पाई डी की पावर 4 अपान 64 डिवाइड बाई डी बाई 2, डी से डी 1 कैंसिल होगा, ये 32 बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपान 32, ठीक है। ये सेक्शन मॉडुलस आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया पाई डी क्यूब अपान 32 आसानी से, बिल्कुल। अब आपको अगर यही नहीं पता होगा आई की वैल्यू क्या होती है तो फिर आपके लिए समस्या है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सेक्शन मॉडुलस समझ में आ गया है। सेक्शन मॉडुलस क्यों निकाल के हम रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं किसी भी बीम का, अल्टीमेटली बीम बना रहे हैं ना, हम घर बनाते हैं तो उसमें कॉलम और बीम खड़े करते हैं तभी तो घर बनेगा। तो बीम में जो हमारे लोड ऊपर से आएगा तो बीम में उसके कारण जो बेंडिंग होती है तो फेल ना कर जाए, कहाँ पे जाएगी, तो वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आते हैं वो फाइंड करें। अभी केवल एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट हमने देखा है बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन से, ये होता है सिग्मा इंटू जेड, जेड देखा था आई अपान वाई से, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये फार्मूला बन गया है फॉर द सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर बात आई कि सर रेक्टेंगुलर तो आपने बता दिया, रेक्टेंगुलर का हॉलो रेक्टेंगुलर भी बता दिया, अब आई आपकी सर्कुलर, तो क्या हॉलो सर्कुलर भी बीम हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, हॉलो सर्कुलर भी बीम बनती है। आपने देखे होंगे कभी कभी, जैसे मान लीजिए कहीं पे पाइप पड़े होते हैं जो बने होते हैं आरसीसी के, अगर उनको हम यूज कर लें और ऊपर से लोड जा रहा है तो वो भी एक बीम की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से वो कैसी होगी, हॉलो होगी कि नहीं, तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। केवल ध्यान रखना है वाई हमें लेनी है वो मैक्सिमम पे लेनी है, एक्सट्रीम फाइबर से लेनी होती है, सेंट्रॉइड से, ठीक है सर। तो वाई मैक्स इक्वल टू हो गई d/2, और इसके लिए फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, सर ये तो फार्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं, सर्कल का आपको फार्मूला पता है, तो 2 सर्कल दिख रहे हैं आपको, तो अगर बाहर वाला आउटर सर्किल की बात करें
तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल डी की पावर 4/64 और इंटीरियर वाले सर्किल की बात करें तो पाई स्मॉल डी की पावर 4/64। ठीक है, अब ये जो सर्कल है आपका उसमें से जो होलो है उसको हटा दें उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा जो आई मिलेगा वो हो जाएगा पाई डी की पावर 4/64 माइनस पाई स्मॉल डी की पावर 4/64। इसको सॉल्व कर लो तो पाई/64 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। ठीक है, तो आई इक्वल टू पाई/64 डी की पावर 4 माइनस डी4। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई किसके लिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अभी सेक्शन मॉडुलस नहीं आ गया, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है हमारा z इक्वल टू I/y मैक्स, और यहाँ पे I की वैल्यू आपकी आ गई है पाई/64 ब्रैकेट के अंदर d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 और डिवाइड किससे कर दो इस dy/2 से। ठीक है, तो 2 से कट कर दोगे तो 32 आ जाएगा पाई/32, और ये कैपिटल डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 स्मॉल और अपॉन डी, ये आपका आ गया सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आगे लिखा भी है यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं कि सेक्शन मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। उसमें कोई भी एक नया टर्म है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन मॉडुलस जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वैल्यू आपको सेक्शन मॉडुलस दिया रहता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो m इक्वल टू सिग्मा जेड। अब अगर आपको कहीं दे दिए जेड और सिग्मा, अब आप सोचोगे यार ये कहाँ से वैल्यू आ गए, सेक्शन मॉडुलस कैसे यूज करेंगे, तो हमें इक्वेशन ये वाली यूज करनी है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे क्रॉस सेक्शन दे दिया गया तब फिर आप कैसे निकालोगे मूवमेंट, स्ट्रेस दिए तो हम मूवमेंट निकालने के लिए जेड के पास जाएंगे। अब सेक्शन मॉडुलस हमें पता होना चाहिए, तो सेक्शन मॉडुलस आपको अगर क्रॉस सेक्शन ही दिया है तो बेंडिंग इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। क्यों, जेड आया तो वहीं से I/y, तो आप सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और y की वैल्यू निकालिए, वो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक होती है। आराम से सारे फार्मूले जितने भी हैं सब बन जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस आपके हो गए हैं, बता दिए। आप लोग इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा और देखिएगा कैसे होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल आएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, न्यूमेरिकल कैसे आएगा इससे रिलेटेड। तो जो बेंडिंग इक्वेशन आप पढ़े हो केवल ध्यान रखिएगा, जिस यूनिट में जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो देखिए m/I सिग्मा/y और E/r, ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन हो गई। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी से करने हमको पता है। दूसरा टर्म यहीं से मैंने निकाला था, वो सेक्शन मॉडुलस का निकाला है, वो क्या होता है I/y मैक्स। y मैक्स का मतलब हुआ कि जो न्यूट्रल एक्सिस से उसके एक्सट्रीम फाइबर तक का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमको फाइंड करनी है और कौन से फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। अगर वो आपने लिख लिया फिर आप उनको रखते रहिए, केवल टर्म्स को सेपरेट करने और उनको हम कोई भी वैल्यू निकाल कर और आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा है कि कोई रेक्टेंगुलर बीम है, देखिए एक आपकी कोई रेक्टेंगुलर बीम है इस तरीके, रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ जो क्रॉस सेक्शन आपका होगा वो रेक्टेंगुलर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए बन गई, समझ गए हो, ये रेक्टेंगुलर बीम है। इसके क्रॉस सेक्शन को अगर मैं यहाँ पर बना दूँ इस तरीके से, आपका ये क्रॉस सेक्शन बन गया। अब देखिए उसमें कह रहे हैं जो इसकी विड्थ दी गई है ये वाली चीज़, तो आपको b इक्वल टू दी गई है 100 mm और डेप्थ कितनी दी गई है 200 mm। ठीक है, ये d इक्वल टू हो गई और ये b इक्वल टू हो गई। सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी आपकी ओवर द स्पेन ऑफ द 4 मीटर। ये स्पेन कितना होगा आपका, ये आपका 4 मीटर का होगा। ठीक है, बीम इज लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसके ऊपर जो लोडिंग हुई है वो आपकी कितनी है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पेन। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपको सिंपल सा क्या पता करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो सिग्मा ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो सिग्मा फाइंड करना है, तो हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या यही तो है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा क्या निकल कर आ जाएगा, ये सिग्मा इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y/i इंटू एम। ठीक है,
अगर हमारा मोमेंट पता चल जाए तो ये सिग्मा मैक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई मैक्स रख देंगे। तो ये हमको निकालना है अब आराम से। अब आप समझिए ध्यान से कि हमको चाहिए क्या। हमने देखो यही बेंडिंग इक्वेशन से देख लिया और इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब वैल्यू रख दी हमने, जब देखा कि हमको फाइंड क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल देंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के कारण हो रही है। डायमेंशन हमको दी है बीम में, ठीक है। तो अब आप समझिए, सबसे पहले y हमको पता चल जाए तो y क्या हो जाएगी इस सेक्शन के लिए आप बताइए। तो y इक्वल टू हो जाएगा dy2, तो ये कितना आ जाएगा 200/2, कितना आ गया 100 आ गया mm, ठीक है। और फिर क्या निकालने I। अब I आप बताइए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है 1/12 VD3, ठीक है। V की वैल्यू 100, D की वैल्यू 200 का स्क्वायर, तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा 66.67 mm में, ये मिल गया पावर 10 की पावर 6 mm पावर 4 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I निकाल लिए, Y निकाल लिए, अब बचा है मूवमेंट हमारा। तो मूवमेंट अगर आपको इसी बीम को अगर यहाँ पे मैं बना दूँ, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर पूरा यूडीएल लगा है जो कि दिया गया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका स्पेन दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम इसका मूवमेंट कहाँ पर आता है, सेंटर पे आता है। तो वो वैल्यू कितनी होती है आपकी इस बीम का, अगर आप बनाओगे तो बेंडिंग मोमेंट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होती है WL²/8, ठीक है। तो ये WL²/8 आपकी जो रहेगी, इसमें अगर हम वैल्यू रख दें WL²/8 क्या है, ये आपका मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मूवमेंट है, बस सिंपल सा। बीम दे दी थी इन्होंने, बीम में यूडीएल जो लगा दिए थे वो किस लिए दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे हमको मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मूवमेंट गिवन भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी, वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर लोड कैसा है, वो जितने फार्मूले हैं उसी से हम मूवमेंट निकाल लें। वाई यहाँ निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे, आई क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे ये चीज़ें निकल कर आई वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो वही लिखा है पूरा कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं। सिंपली सपोर्टेड का WL²/8 आता है हमारा, ये आ गया 10 की पावर 6। कहाँ से यूज किए, बात समझ गए हो। सिंपली सपोर्टेड बीम अगर पूरे पर यूडीएल है तो उसके सेंटर पे मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होगा तो उसका फार्मूला होता है WL²/8, ओके। तो वहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो हमारी वैल्यू आ गई। ये तो आई है किसकी वैल्यू, मूवमेंट की, ठीक है। और मूवमेंट की जब आई है तो हमें निकालनी किसकी है, बेंडिंग स्ट्रेस की। जब मैक्सिमम निकालनी है तो M/I × Y, तो हमें पता है y की वैल्यू क्या होगी एक्सट्रीम फाइबर की 100, ओके। तो जब 100 कैलकुलेट कर लिए हैं तो m की वैल्यू रखिए, i की रखिए और y की रखिए। जैसे इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है पिछले डायग्राम पे, आइए आप एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये बना, ये बीम है, इसका हमने बना लिया, ये न्यूट्रल एक्सिस बना दिए। इसका स्ट्रेस तो हमें पता है ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर कहाँ आया है, ये आया था एक्सट्रीम फाइबर पे। तो हमने ये डायग्राम बना दिया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सट्रीम फाइबर पे 15 हो गई, इधर हो गई, ये टेंशन में बीम इधर होगी तो यहाँ साइन इधर को लगा दो, कंप्रेशन में ऊपर होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस 0, ठीक है। समझ गए वाला न्यूमेरिकल, ओके। तो इसको ट्राई कीजिएगा एक बार और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।